अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जुमेरात 19 मई 2022 सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत सी चीज़ें तेज़ी से आ रही हैं और बहुत तेज़ी से चीज़ें डेवलप भी हो रही हैं, तो उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली खबर जो है, सबसे बड़ी खबर जो है, वो आज 1 बजे जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो आज ख़ुद नोटिस की समाअत करेगा। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने एक नोट बनाया कि क्या कुछ हो रहा है FI के कॉन्टेक्स्ट में या नैब या बाकी जगहों के हवाले से कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या प्रोसिक्यूशन सिस्टम में मौजूदा जो हुकूमत है वो क्या धांधली करने जा रही है, उसके बारे में। और जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस बेंच में शामिल है। ये एक तरह की इंडिकेशन भी आप समझ लीजिएगा कि जो क्राइम मिनिस्टर या मौजूदा हुकूमत जो है वो चलाना चाह रही थी हुकूमत को अपनी मर्ज़ी से, लग रहा है वो इतना आसान काम नहीं है। आज ख़ुद नोटिस तो मैं बड़े अरसे से डिमांड कर रहा था, लेनी चाहिए और आने भी चाहिए। वो जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो बताया हुआ है क्या क्या उन्होंने क्या क्या रीज़न है कि टेम्परिंग का, डिसअपीयरेंस एविडेंस और बहुत बड़ी वजाहत के साथ वो बैकग्राउंड पे मैंने चला दी है ताकि आप समझ सकें उस सारे मसले को। आसान सी बात है लेकिन फिर भी आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए। मैं वक्त से पहले बहुत सी चीज़ों का मुझे अंदाज़ा है, पता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट कल ख़ुद ही मामलात को आपके सामने लेकर आएगी और वो बड़े दिल हिला देने वाले इंकशाफात होंगे। डॉक्टर रिजवान साहब की जो शहादत है उसके हवाले से भी हो सकता है कुछ ना कुछ बात रीओपन हो, कुछ चीज़ें देखी जाएँ, तहकीक की जाएँ कि असल मामला है क्या, तो वहाँ तक भी बातें जाएंगी और वहाँ तक बात गई तो बड़ी दूर तक बात जाएगी। आज लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 5 मेंबर बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस सदाकत अली ख़ान वज़ीर आला पंजाब के हलफ वाला मैटर की समाअत करेंगे और उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस होनी है। गवर्नर को नोटिस नहीं दिया, सदर पाकिस्तान को नोटिस नहीं दिया, और क्या ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है कि जिसकी आइन और कानून में गुंजाइश ना हो। ये इस पे आज तफसीली बात होगी। बहुत सी चीज़ें मैं इन्फर कर सकता हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें बात भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ख़ुद बात नहीं कर रहा, मैं रेस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा हूँ। लेकिन जो बातें बार में हो रही होती हैं, जो वकला डिस्कस कर रहे होते हैं, वो मेरे पास तो दफन है और रहेंगी। क्या होता है क्या नहीं होता वो आप देख सकते हैं। अगले मामले की तरफ आपको लेकर चलते हैं। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा जो हैं बिलावल भुट्टो किस तरह कैजुअल यूनिफॉर्म में अमेरिका का दौरा किया, कैसे मिले, ऐसे लग रहे हैं जैसे पब क्लब में आए हैं या किसी डांसिंग क्लब में या किसी मछली मंडी में। ये चीज़ें तो सीखनी हैं, ये कैसे सीखेंगे, ऐसे तो नहीं सिखाएंगे। ये सफ़ारती अदाब तो किसी ने सिखाने हैं। इतने बड़े ख़ानदान के चश्मे चराग हो के आपको सफ़ारती अदाब नहीं आते। और क्या करने गए हैं कि आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा। पाकिस्तान की मुआशी हालत अबतर से अबतर हो रही है। ये ऑपरेशन रजीम चेंज का सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है कि वो बताना चाह रहे हैं कि इतने बुरे हालात के बावजूद हम कैसे कंट्रोल करते हैं। और ये इंस्टॉल गवर्नमेंट को अब उनकी कोशिश है कि मुद्दत तक लेकर चलती है या नहीं चलती, इसमें 2 राय मौजूद हैं, लेकिन ये उनका प्लान हो गया है और वहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हालात और वाक़यात आप लोगों के सामने मौजूद हैं। ये सिर्फ रिकॉर्ड पर चीज़ें रखने का मकसद होता है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। ये भी आपने देख लिया। आगे मैं ब्लर करके चल रहा हूँगा, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में मईशत को कैसे संभाला, इकॉनमी को कैसे संभाला, कैसे टारगेट अचीव किए, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऑल्दो इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क बट ही हैज़ बीन एबल टू मेड इट आउट। वो ले आए और उन्होंने साबित किया कि नहीं, वो ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे
प्रोग्राम ख़त्म करने से कबल ARY न्यूज़ में मैंने गुफ्तगू की, मौजूदा सिनेरियो में वही ओपिनियन है सारा, आप देख सकेंगे। और इस तरह बोल न्यूज़ में जो मैंने गुफ्तगू की ज़रा वो सुन लीजिएगा। Boss, basically, in my opinion, it's a landmark in the history of judicial history of Pakistan. तीन चार रीजन बड़े वाज़ेह तौर पर हैं। मैं क्यों लैंडमार्क कह रहा हूँ कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से पहले के दौर में जब आया चौधरीगर, फिरोज खान नून और मोहम्मद अली वगैरह 4 वज़ीर आज़म जो है ना, वो मेरे साथी मेरा साथ छोड़ने की बुनियाद पर छोड़ गए थे। आर्टिकल 96 उस वक्त डाला गया था, मकसद था कि डिफेक्शन होने नहीं देनी है। अब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने यही था। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो खास तौर पर हमारी सियासी जमातों ने बनाया था, उसका क्लास 21 है, क्लास 23 पढ़ लें। उन्होंने कहा कि जो आपका मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट करना है और साथ साथ फ्लोर क्रॉसिंग और डिफेक्शन होने नहीं देनी है। यही वो केस था बुनियादी तौर पर। हमने सारा ये आपके सामने सारा देख लिया। या तो कोई प्रिंसिपल स्टैंड और कोर्ट के सामने जो बताया गया था कि पार्टी की मेजॉरिटी को मानना है, यही आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 51 की, आर्टिकल 55 की और आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 6 की बेसिस है कि आप मेजॉरिटी पार्टी का, ये नहीं कि डिफेक्शन ही हो सकती। ये अजीब सी एक बात की कि डिफेक्शन हो सकती है। पार्टी के 50% ज्यादा वोट लाएं और डिफेक्शन कर जाएं आपको, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं कि आप किसी से नुक्ता नजर से इख्तलाफ करें। और वो खास तौर पर यह कि नुक्ता नजर सामने, हम सब लोगों ने देख लिया सिंध हाउस में क्या हुआ, पंजाब के हवाले से हमने एक एक चीज सामने देख ली। और यही बातें है ना सर, लेकिन जो तस्करा किया जा रहा है अजहर साहब, ये जो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन का कुछ लोग हवाला दे रहे हैं, कुछ कानूनी माहिरीन के, जी वहां पर डायरेक्शन नहीं थी पार्लिमानी पार्टी की वोटिंग से मुतालिक, ऐसा है क्या? इस मामले से कोई बचत हो सकती है अरकान की? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था जस्टिस जाजुल हसन ने, अपना गुल तो गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने। अभी पूरी दुनिया को पता, आप बता दें, आपको नहीं पता कि किसने वोट डालना है, एक एक बंदे को पता है। और पार्लियामेंट पार्टी पर यही डिसीजन, हम ये कहना चाहते हैं इट्स अ डे लाइट रॉबरी। यानी हम क्यों पीछे छुपना चाहते हैं इन टेक्निकलिटीज के पीछे? और ये सियासी जमातों का ये काम नहीं है कि टेक्निकलिटीज के पीछे छुपे। बड़ी लेकिन छुपते हैं ना सर। वो इस्तीफा बुज़दार साहब ने दिया वजीर आजम साहब को, पहले सबने कहा कि मंजूर हो गया, वाह 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 वाह, बाद में कहा कि नहीं, देना तो गवर्नर को था, और उसके बाद बोला कि नहीं इलीगल है, तो ये तो करती है ना सियासी जमातें। दिस इज व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। देखिए वो बातें अपनी जगह, वो कानूनी मुंह शगाफियां तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इस जजमेंट ने एक पैटर्न सेट कर दिया है। पैटर्न क्या सेट कर दिया है कि आप यहां से अपनी पार्टी से खिलाफ, आप देखें ना, अगर देखा जाए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी अंडर क्वेश्चन आ चुका है। ये आपको जस्टिफाई करने के लिए उनके पास कोई चीज मौजूद नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यही फिफ्थ एंड सब्सटेंस में, देखिए अगर आपको पता है कि अगर अमानत में खयानत की जाए, सूरह अल इमरान पढ़ ले, सूरह अल अराफ पढ़ ले, उसके अंदर मैंने ये कुरानी आयत कोर्ट के सामने रखी थी कि इसमें इतनी सख्त सजा है। अमानत, ये वोट जो है ना, ये पार्टी की अमानत है, पार्टी जिसको चाहे। और ये जो कहना कि जनाब हमारी आजादी है सर, वो कैसे सलब कर दी? 3 तो चीजें हैं जिससे मुल्क स्टेबल रहना है। यानी आज मनी बिल पेश किया जाए और एक बंदा डिफेक्शन कर जाए तो मुल्क तो नीचे गिर जाएगा। इस तरह अच्छी भली चलती हुई गवर्नमेंट को नीचे। आमिर ज़िया साहब से जरा पूछ लेते हैं। सही आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आइन समझना इतना आसान काम नहीं। अगर इतना आसान काम होता तो इसमें तकरीबन 2-2.5 महीने लगे सुप्रीम कोर्ट के सामने हेयरिंग के लिए, और बड़े जय्यद वकला इसके अंदर पेश हुए, 2 अटॉर्नी जनरल पेश हुए और अदालत के सामने जो चीजें रखी, मैं बताता चलूं बड़े अदब के साथ, ये सिर्फ आइन के आर्टिकल 186 के तहत फैसला नहीं है, ये आइन के आर्टिकल 184(3) नहीं, ये फैसला तो नहीं, ओपिनियन है ना साकी साहब, तो ये कह रहे हैं ये ओपिनियन। मैं सुन तो लेना जी, अगर सुन तो लें आप गालबन आपके सामने वो है नहीं। अगर थोड़ा सा टाइम देंगे मैं आपके सामने पढ़ भी दूंगा और मैं साबित भी कर दूंगा कि इट्स अ डिसीजन। वो क्यों डिसीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 2 फाइल की, पहले फाइल की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, फिर एक रेफरेंस आया इसमें, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 9 आई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइल की। मैं पहले आप ही की बात का जवाब देते हुए आपकी तवज्जो, नाज़रीन की तवज्जो मबजूल कराता हूँ पैरा 6 की तरफ। दिस शॉर्ट ऑर्डर डिस्पोज ऑफ पेंडिंग मैटर अंडर आर्टिकल 186, यहाँ खत्म नहीं हुई बात, as well as article 184(3). What has been said here and above is to be read and understood as a simultaneous exercise of and thus relevant to both the jurisdiction that vests in this court under the said provision. Read also in the case of letter which the jurisdiction conferred by article 187. अब क्लियर हो गया आपको कि इट इज अ डिसीजन, यानी हम इसको ओपिनियन करके हम डिस्कार्ड करने की, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मैंने हेयरिंग हुई तो मैंने रखा था
कि अभी अब हम जो बात कर रहे हैं ना कि ओपिनियन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पूरे की जरूरत है, ऐसा नहीं। जिस तरीके से लोग पाकिस्तान की मैशत के बारे में बातें करते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हम इतने ज़्यादा उस रॉ में बह गए हैं कि हमने दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो गई है। एक चीज़ आप देखेंगे कि हर शख्स कह रहा है वो तबाह हो गई है मैशत, वो तबाह हो गई है मैशत। यार खुदा के वास्ते कोई नंबर तो देखो ना। अभी तो वो हुकूमत नहीं है पिछले वाली, सही। अब जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर देखो, जो उनके दौर के नंबर हैं। आपके इंडस्ट्रीज जो है मार्च के महीने में 27% से ग्रो किया है, 27% मार्च ओवर मार्च। और अब तक जुलाई मार्च में इस 9 महीने में ये 10.4% ग्रो किया है। ये तो वो पीरियड है जब 60s में की दहाई में, जब अयूब खान के ज़माने में जिसको कहते थे डिकेड ऑफ 60s द गोल्डन पीरियड ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक हिस्ट्री, उस वक्त भी ये 10% से ग्रो कर रहा था। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टू जीडीपी रेशो 12 साल में सबसे ज़्यादा है। आपके एक्सपोर्ट्स देखें, अब तक 10 महीने में $29 बिलियन हो चुका है। ये तो आपको 32-33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होगा इस साल। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में तक कभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। इसी तरीके से रेमिटेंस जो है ये भी 31-32 बिलियन डॉलर के करीब आपका रेमिटेंस होगा, जो कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुआ है। इसी तरीके से आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, आज नोट कर ले मेरी बात को, ये 5.5% प्लस होगा। ये तो यार किस चीज के हम कहते हैं कि मैशत बहुत खराब हो गई है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब मैशत को सही चला रहे थे। फिर देखो बात यह है ना कि ट्रेन पटरी पे चढ़ी हुई थी और वो ट्रेन ठीक है अपनी स्पीड को मोमेंटम पकड़ रही थी। लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं वो 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रही थी, नहीं वो 30 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन आगे जा रही थी, या 10 किलोमीटर के स्पीड से आगे जा रही थी, लेकिन वो आगे जा रही थी। हम तो ट्रेन ही डिरेल हो गया, पटरी से उतर गए हैं। हमारा इशू जो था वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर का है, सिर्फ और सिर्फ डॉलर। जी, आपने वो सारी मेरी गुफ्तगू सुन ली और यहाँ 8 सफ़ों का ऑर्डर है और उसका लास्ट पैरे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के सामने रखते हुए वोट डालने की इजाज़त दी थी कि डालें वोट, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो फेस करने होंगे। तो ये समझी बैठे हैं कि इसका इतलाक़ पंजाब असम्बली के वोटों पर नहीं होगा। किसी अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मैंने इस पर ट्वीट भी कर दिया और हर एक को इतलान अर्ज़ भी करवा दिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसको सामने रख के अगर आप देखें, इसका इतलाक़ पंजाब असम्बली के इलेक्शन से है, 100% है। पंजाब असम्बली का जो इलेक्शन है वो टेंटेड हुआ था, गैलरी में हुआ था, कानून के मुताबिक नहीं हुआ था। उस इलेक्शन को भी चैलेंज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ लाई। एक आध दिन के अंदर वो आनी दरख्वास्त भी दायर हो जाएगी जिसमें ये सारी चीज़ें अंडर क्वेश्चन आ जाएंगी और यूँ पंजाब का मुस्तकबिल जो है वो नून लीग के हाथ में नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।